नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पेनाज त्यागी। एक ऐसा युद्ध होगा जो 1000 साल में दुनिया ने नहीं देखा होगा। ऐसी जंग होगी जो पाकिस्तान की ही तस्वीर बदल देगी। भारत ने पाकिस्तान को बहुत बुरा फंसा दिया है। ये लाइनें पाकिस्तान में गूंज रही हैं। पाकिस्तान की गली गली, सड़क सड़क पर यही बात हो रही है। मुनीर ईरान चीन के चक्कर में लगा रहा है। पाकिस्तानी पीएम चीन और अमेरिका के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन इस बीच रूस में कुछ ऐसा हो गया जिसके बाद पाकिस्तान की पूरी युद्ध नीति बदल गई। पाकिस्तान बॉर्डर पार ऐसे हथियार पहुंचने वाले हैं जिससे मुनीर को बहुत डर लग रहा है। आज भारत के नए सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने कमान संभाली और आज ही पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है। रूस और अफगानिस्तान के दरमियान एक फौजी मुआहिदा हो चुका है और कहीं ना कहीं चीन भी इसका खैर मकदम कर रहा है। पाकिस्तान के लिए बहरहाल सूरत हाल खासी नाजुक हो गई है। ये वो मुआहिदा है कि जिसका इम्कान नहीं था, जिसकी तवक्को नहीं थी, लेकिन ये मुआहिदा हुआ है। अलबत्ता पाकिस्तान से मुतल्लिक ये कहा जा सकता है कि इस पर कंसर्न है, तशवीश का इजहार है। उस अफगानिस्तान के तालिबान जो हैं उनका झगड़ा ना तो कोई सेंट्रल एशिया में किसी के साथ है, ना ईरान के साथ है। उनका इस वक्त झगड़ा अगर है कोई तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ है। इंडिया आज बहुत ही खुश होगा और उनके लिए और पाकिस्तान को स्क्वीज करने का उनका पहला मरहला मुकम्मल हुआ। अब बिल्कुल ही खतरा बढ़ता जा रहा है। डर, इंडिया आज बहुत ही खुश होगा। खौफ, ड्रोन भी उड़ेगा, फाइटर जेट भी उड़ेंगे। टेंशन, इंडिया उनको क्या दे सकता है? इंडिया भी उनको कुछ नहीं दे सकता। दहशत, जैसे बात हर एक पाकिस्तानी के चेहरे पर भय साफ साफ नजर आ रहा है। खबर देने जा रहा हूं और ये हकीकत है कि मुझे भी अफसोस है। पिछले 72 घंटे में बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ बदलने वाला है। एशिया की युद्ध नीति बदल गई है। एक मीटिंग, एक मुलाकात, एक समझौते ने पाकिस्तान के भविष्य को अतीत जैसा बना दिया है। पाकिस्तान में एक ही ब्रेकिंग न्यूज सुबह शाम सुनाई जा रही है। एक तो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त ये है कि रशिया और तालिबान का मिलिट्री अलायंस बन गया और सुनने में आया है कि इंडिया जो अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला यकूब वो रशिया में थे और वहां पे दोवल साहब भी गए हुए थे, इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। एक इंडियन आर्मी चीफ की आज स्टेटमेंट आई है, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। बेदी साहब बिल्कुल वो ये इस पे जरा कमेंट करें कि इसकी क्या जरूरत है कि आप ट्राई सर्विसेज जो है वो कह रहे हैं जी हमारी एयरफोर्स आर्मी नेवी इक्विप कर रही है अपने आप को ऑपरेशन सिंदूर 2.0 पे। मतलब हर कुछ अरसे बाद ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हम हमला कर देंगे पाकिस्तान पे। ये क्या है? ये पाकिस्तान को थ्रेटन करना चाहते हैं, ये अपने अवाम को सिग्नलिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान में डर का मीटर अचानक बढ़ गया है। पिछले 1 महीने में भारत ने 3 मिसाइल का टेस्ट किया और ऐसे ड्रोन का परीक्षण किया जिसके बाद पाकिस्तान अमेरिका के सामने रहम रहम चिल्ला रहा है। Recently, it was identified by the Director of National Intelligence, Tulsi Gabbard, that Pakistan's potential ICBM capability as a future threat for the US. I wanted to seek your comment on how do you assess India's long-range missile capability, particularly in terms of the recent test of Agni 6 ICBM with a range of approximately 12,000 kilometers, which could potentially place some parts of Europe and America within reach. भारत की अग्नि मिसाइल के नाम से पूरा पाकिस्तान, रावलपिंडी, आसिम मुनीर, हर कोई हिल जाता है। पाकिस्तान में सेना की गद्दी पर जो बैठ जाता है वो कुर्सी छोड़ता नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में पद से बड़ा कर्तव्य होता है। भारत में नए सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमणी बने। उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पदभार संभाल लिया। उनके सामने सबसे बड़ा लक्ष्य ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयारी करना है। भारतीय नौसेना में भी नए एडमिरल को केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इंडियन नेवी के नए चीफ एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन बने। जिस वक्त दुनिया के समुद्री रास्तों को लेकर जंग छिड़ी हुई है, ऐसे वक्त में एडमिरल कृष्णा के सामने चुनौती और भी ज्यादा होगी। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर अगर किसी से लगता है तो वो इंडियन नेवी ही है। उन्नीस 1971 में भारतीय युद्धपोतों ने कराची को खंडहर में तब्दील कर दिया था और पिछले साल मई में इंडियन नेवी के डर से पाकिस्तान ने अपने जहाजों को पानी में नहीं उतारा। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। साथियों, हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद थी, पूरी ताकत के साथ, पूरी तैयारी के साथ अरब सागर में उपस्थित थी। और हमारे नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी बार बार कहते थे कि सर मुझे कब अवसर प्राप्त होगा, हमारे नेवी को कब अवसर प्राप्त होगा कि हम एक बार पाकिस्तान को सबक सिखा सकें। साथियों, मेरी भी इच्छा होती थी यह अवसर काश नेवी को भी मिल जाता तो नेवी भी क्या होती है पूरा हिंदुस्तान समझ जाता। साथियों, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, और इसी का नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डरकर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई थी। इंडियन नेवी की एक अधूरी ख्वाहिश है जो पिछले साल पूरी नहीं हो पाई। वो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में पूरी हो जाएगी, क्योंकि युद्ध दस्तक दे रहा है। इस दस्तक की आवाज इस पार भी सुनाई दे रही है, बॉर्डर पार पाकिस्तान में भी। आज बार तज़किरा किया इस बात का कि एक बड़ी खतरनाक जंग के दहाने पर खड़ा है पाकिस्तान और एक खौफनाक सूरत-ए-हाल हमारी सरहदों पर दस्तक दे रही है। क्या मुराद है आपकी इससे? आप क्या समझते हैं कि क्या कुछ होने वाला है? जंग मेरी तबाही है ताहिर साहब। जंग कोई ऐसी खुशगवार चीज नहीं है कि जिसके बारे में बंदा बगलें बजाए कि देखें जनाब मैंने कहा था जंग होनी है, तो जंग का बिल्कुल माहौल क्रिएट हो गया। मुझे बहुत अफसोस है कि मुझे जैसे बाज बुरी खबर सुनाने वाला सबसे पहले ये कहता है कि मुझे अफसोस है कि मैं आपको ये खबर देने जा रहा हूँ, और ये हकीकत है कि मुझे भी अफसोस है कि जंग का मतलब तबाही है। आपने ताहिर साहब इस जैसी जंग, ये मेरा दावा है कि पिछले 1000 साल की तारीख खंगालेंगे जब आप इतिहास के पर, जब आप एक एक परत खोलेंगे आपको महसूस होगा कि एक जगह भी ऐसे इम्पैक्ट वाली इस कदर नतीजा खेज जंग ना सुनी थी ना पढ़ी। ऐसी जंग होगी जो 1000 साल के इतिहास में किसी ने नहीं देखी होगी। पाकिस्तान का डर वाजिब है, क्योंकि जो तैयारी हो रही है, जिस तरह से हथियार भारतीय सेना में शामिल किए जा रहे हैं, उसके बाद पाकिस्तान का डर बनता भी है। भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया। पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। पाकिस्तान के पास दो विकल्प हैं, पहला आतंकवाद बंद करो, दूसरा युद्ध करो। अल्लाह ना करे, खुदा ना खासा ये खित्ता जो है ये जंग के उस तरफ जाता हुआ हमें नज़र आए, मामलात सिफारतकारी के ज़रिए ही हल हो जाए। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो फ़ौजी सतह के ऊपर इक़दामात हैं वो बड़े वाज़े हैं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से ये वाज़े तौर के ऊपर कहा गया है कि जब हमें ये लगा कि अब बिल्कुल ही ख़तरा बढ़ता जा रहा है और भारत तेज़ी के साथ डैम बना रहा है,
और ऐसी जगहों पर डैम बना रहा है जिससे पाकिस्तान का पानी शदीद किस्म का मुतासिर हो रहा है, तो हम वो डैम सलामत नहीं रहने देंगे। DGISPR की तरफ से भी कहा गया था, आपको याद होगा कि अगर भारत की तरफ से पाकिस्तान का पानी बंद किया गया तो फिर हम भारत का सांस भी बंद कर सकते हैं। तो इस किस्म के जो फौजी किस्म के बयानात हैं, जो जंग की तरफ मामले को जाता हुआ नजर आते हैं, अब पाकिस्तान के पास सिर्फ वो ऑप्शन है। पाकिस्तान दूसरे ऑप्शन के लिए तैयारी में लगा था, चीन से हथियार खरीद रहा था, लेकिन भारत ने ऐसा गेम खेला, पाकिस्तान का पूरा वॉर गेम ही बदल गया। पाकिस्तान लड़ने के नाम से डर रहा है। पाकिस्तान के एक तरफ हिंदुस्तान है जहां पर जंग कभी भी शुरू हो सकती है। पाकिस्तान के एक तरफ अफगानिस्तान है जहां पर चिंगारी भड़क रही है। पाकिस्तान में एक तरफ बलोचिस्तान जहां पर जंग शुरू हो चुकी है, और अब तीनों जगह एक साथ पाकिस्तान हारने वाला है। जैसे ही अफगान के डिफेंस मिनिस्टर रूस से लौटकर आए, उन्होंने ऐलान कर दिया आज के बाद पाकिस्तान के जेट्स कभी भी अफगानिस्तान में दाखिल नहीं हो पाएंगे। रूस और अफगानिस्तान ने एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर समझौता हो गया है। ये एक गेम चेंजर है। ये जो एयर डिफेंस सिस्टम का एग्रीमेंट जो है, जो कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान और रशिया के दरमियान हो गया, इंडिया आज बहुत ही खुश होगा और उनके लिए और पाकिस्तान को स्क्वीज़ करने का उनका पहला मरहला मुकम्मल हुआ। जिस दिन ये एयर डिफेंस सिस्टम लग गया तो ये जो हम उनको धमकियां देते हैं या जब भी जाके हम बमबारी भी कर देते हैं, ये वाला सिलसिला जो है ये इस तरह से मौजूदा हालात में जारी नहीं रह सकेगा। इस हद तक नहीं लाना चाहिए था। ये आसिम मुनीर साहब की दूरअंदेशी नहीं बल्कि पाकिस्तान की बदबख्ती और इनका जो जंगी जुनून और इनकी ज़रूरतें, ये अपनी ज़रूरतों के लिए ज़ाहिर ऐसे काम करते हैं। इंडिया आज बहुत ही खुश होगा और उनके लिए और पाकिस्तान को स्क्वीज़ करने का उनका पहला मरहला मुकम्मल हुआ। पाकिस्तान सेना जमीन पर तालिबान केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। से लड़ने से डरती है। एक बार मुनीर ने जंग शुरू की थी तो तालिबान लड़ाके पाकिस्तान के अंदर घुस आए थे। पाकिस्तानी सैनिकों को ढूंढ ढूंढ कर मारा था। जब से पाकिस्तान को पता चला है रूस ने तालिबान को एयर डिफेंस सिस्टम देने वाला है, मुनीर के चमचों को जबरदस्त मिर्ची लगी हुई है। आपने देखा ना कि जब वहाँ से टेररिज्म होती है तो फिर हम भी टेररिस्ट अड्डे जो है उनको हिट करते हैं। तो क्या आप रूस चाहेगा कि जब अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हमले हों तो क्या जब पाकिस्तान कार्रवाई करे तो क्या वो अफगानिस्तान को हथियार देंगे कि आप पाकिस्तान के खिलाफ डिफेंड करें अपने आप? ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता मैं आपको बताता हूँ। अफगानिस्तान ज़रूर चाहेगा कि उन्हें कोई इस किस्म के हथियार मिल जाएं या एंटी एयरक्राफ्ट बैटरीज मिल जाएं, कोई सैम मिल जाएं, S-400, S-300 या और इसी किस्म के हथियार मिल जाएं जिसके साथ वो हमारी एरियल बम्बार्डमेंट जब कभी कभी होती है टारगेटेड, उसको रोके। और इसमें आप इंडियन फैक्टर कार फरमा नहीं समझते? मुल्ला मुत्तकी के इंडिया के दौरे और उसके बाद रूसी फैक्टर। इंडिया उनको क्या दे सकता है? इंडिया भी उनको कुछ नहीं दे सकता। लेकिन उस डिफेंस सिस्टम के लिए रशिया के ऊपर दबाव डाल के या रशिया के साथ ताल्लुकात आपका ख्याल है इंडिया रशिया के ऊपर दबाव दे के हथियार दिलवा देगा अफगानिस्तान को और चाइना रशिया के ऊपर प्यार मोहब्बत से उनको रोक नहीं देगा इसको? दुनिया के हर देश के पास सेना है, लेकिन पाकिस्तान में सेना के पास देश है जिसको वो रूल करती है। आसिम मुनीर पाकिस्तानी जनता को कभी हिंदुस्तान का डर दिखाता है, कभी अफगानिस्तान के नाम पर डराता, लेकिन सच क्या है पाकिस्तानी जनता को समझ में आने लगा है। America has a true friendship with Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif and Field Marshal Asim Munir. America has a true friendship not with Pakistan but सिर्फ शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर। गौर कीजिएगा, अल्फाज बड़े अहम होते हैं। अब यहां सुने। In South Asia, India is a critical anchor to hold the line. Not Modi, not anybody else. India as a country, a powerful India acting in its own self-interest advances our shared goal of maintaining a balance of power across the region.
सो गौर करें बयानात पे। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की जब बात आती है तो इसीलिए ट्रंप खास तौर पे चुन के कहता है कि दे आर ग्रेट पीपल, फील्ड मार्शल एंड शहबाज शरीफ, मतलब पीएम। लेकिन इंडिया की बात आती है तो कहा जाता है ग्रेट कंट्री, हमारे शेयर्ड गोल हैं, हमने सारे मामलात एक साथ मिलके करने हैं और एंकर जो है वो इंडिया कर रहा है। अमेरिका की गुलामी करने पर पाकिस्तान को अभी तक एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। मुनीर पर पाकिस्तान के अंदर जबरदस्त प्रेशर पड़ रहा है। बकरीद में अपनी इमेज सुधारने के लिए मुनीर ने पाकिस्तानी आर्मी का एक वीडियो बनवाया। जब पूरा पाकिस्तान ईद की खुशियों में डूब जाता है, हम सरहदों पर जाते हैं, वतन का परचम लहराता है, तुम घरों में ईद मनाओ, हम महाजों पे खड़े रहे। मुनीर को लगा था इस वीडियो को देखने के बाद पाकिस्तानी उसके एहसान से दब जाएंगे, लेकिन मुनीर का ये दांव उल्टा पड़ गया। 56 इस्लामी मुल्कों ने ईद मनाई है, किसी दूसरी कंट्री ने अपने पब्लिक के लिए इस तरह की वीडियो बनाई है कि तुम लोग जिस टाइम ईद मना रहे थे हम तुम्हारे लिए बॉर्डर सिक्योर कर रहे थे। तरक्की याफ्ता मुल्क है जिस तरह फ्रांस, इटली, जर्मनी, वो भी तो त्योहार मनाते हैं ना। क्रिसमस और ईस्टर के मौके पे कभी उन्होंने इस तरह की वीडियो बनाई है अपनी पब्लिक के लिए कि तुम लोग त्योहार मनाते हो, हम तुम्हारे लिए एहसान करते हैं, हम तुम्हारे लिए बॉर्डर पे खड़े होते हैं? वो नहीं करते इस तरह, क्योंकि उनको पता है उनकी ड्यूटी है। उन्होंने अपने पब्लिक पे गोलियां नहीं चलाई, पब्लिक पे जुल्म नहीं किए, पब्लिक का मैंडेट नहीं चोरी किया हुआ। हुब्बुल वतनी कमाई जाती है, हुब्बुल वतनी कभी भी खरीदी नहीं जाती है। 70 साल से आप कहते हो मुल्क खाना जंगी में है, मुल्क के 2 टुकड़े हो गए हैं, उसके बाद भी अमन नहीं है, आज भी दहशतगर्दी का सामना है पब्लिक को, तो सवाल तो होंगे ना आपसे। पाकिस्तान ऐसा देश है जहां पर सेना के लिए जनता को कोई हमदर्दी नहीं है। पाकिस्तान को जितना बर्बाद उसकी आर्मी ने किया उतना किसी देश ने नुकसान नहीं पहुंचाया। और अब मुनीर वीडियो वॉर पर उतर आया है। हमारी फौज को ये स्टेटमेंट देना क्यों पड़ता है, ये इस तरह की चीजें बनानी क्यों पड़ती हैं कि हम बॉर्डर पे खड़े हैं तुम घर में सो रहे हो, हम बॉर्डर पे खड़े हैं तुम ईद मना रहे हो, हम बॉर्डर पे खड़े हैं तुम शबरात मना रहे हो। भाई 56 इस्लामी मुल्क हैं, इसके ऊपर तनकीद करने वाले लोग यही कह रहे हैं कि 56 इस्लामी ममालिक हैं, वहां पे भी फौजें हैं। किसी और फौज ने ये स्टेटमेंट जारी नहीं किया कि हम बॉर्डर पे खड़े हैं और तुम सो रहे हो या ईद मना रहे हो। हमारी फौज को ये क्यों करना पड़ता? बहुत सारी दुनिया में दूसरे ममालिक हैं, उनके अपने बड़े बड़े त्यौहार आते हैं, उन त्यौहारों के ऊपर उनके फौजी ड्यूटी कर रहे होते हैं, लेकिन वो स्टेटमेंट बना के नहीं डालते कि जनाब आप पुरसकून तरीके से अपना त्यौहार मनाइए, हम बॉर्डर संभाल रहे हैं। ऐसे तो नहीं हो, इस तरह के तो स्टेटमेंट बनाए नहीं जाते। पूरी दुनिया की फौजें नहीं बनाती। हमारी फौज क्यों बनाती है उसकी एक वजह है, हमारे जर्नैलों की गलतियां इतनी बड़ी हैं कि उन पे पर्दा डालने के लिए मासूम फौजियों की ऐसी वीडियोस को इस्तेमाल किया जाता है। हमारे जर्नैल जो पाकिस्तानी कौम के साथ करते हैं उसके नतीजे में पाकिस्तानी कौम सवाल पूछती है और नाराज हो जाती है। उस नाराजगी को दूर करने के लिए इस तरह की जज्बाती वीडियोस हमारे जवानों से, मासूमों से, बेचारों से बनवाई जाती है। देखिए खाली फौज तो ड्यूटी नहीं कर रही ना, डॉक्टर्स भी ड्यूटी कर रहे हैं ईद वाले दिन। आप जाके अस्पतालों में देखें, पुलिस वाले भी ड्यूटी कर रहे हैं ईद वाले दिन। आपकी मस्जिदों के बाहर खड़े हुए थे जब आप नमाज पढ़ के निकले थे। आप जाकर देखें, क्या पुलिस का हक नहीं है? उनकी वीडियो कौन जारी करेगा? डॉक्टरों की वीडियो कौन जारी करेगा? पाकिस्तान के जितने पड़ोसी हैं वो उस पर आतंकवाद का आरोप लगा चुके हैं, सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके हैं। भारत पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर चुका है, ईरान अब पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर चुका है, अफगानिस्तान पाकिस्तान पर हमला कर चुका है। अमेरिका पहले ही पाकिस्तान को आतंकवाद का ठिकाना मानता है, लेकिन इस बीच जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात सामने आई वो है चीन और पाकिस्तान के बीच बढ़ती दूरी, चीन और पाकिस्तान के बीच पड़ती हुई दरार। चीन के थिंक टैंक ने सरेआम ऐलान कर दिया है, पाकिस्तान बर्बाद होने वाला है, पाकिस्तान खोखला हो चुका है, जिससे पाकिस्तान को जबरदस्त दर्द हुआ है। चीन के एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर यांग, उन्होंने कुछ पाकिस्तान के बारे में मफरूम केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। और अपने ख्यालात पेश किए हैं, थोड़ा सा बताएं हमें कि प्रोफेसर यांग साहब बेचते क्या हैं? वेस्टर्न एनालिस्ट जो हैं उनको इस बात का इदराक है पाकिस्तान जो है ये कोलैप्स होने जा रहा है, खुदा ना खास्ता। दिस इज नॉट अ क्राइसिस, दिस इज द प्रोसेस। पाकिस्तान में जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो इतने कम हो चुके हैं जो कि 3 मंथ का एक क्रिटिकल कवर होता है, इंपोर्ट कवर जिसे कहते हैं। रुपी है वो पिछले 18 महीनों में कुछ 60% डीवैल्यू हो चुकी है।
जब ये इकोनॉमिक सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन, सोशल सिचुएशन जो क्रिएट होती है, जब इसका एक न्यूक्लियर कंट्री के ऊपर, न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर प्रेशर आता है, तो वो बात जो है वो क्राइसिस और क्रिटिकल मैटर्स की तरफ चली जाती है। पाकिस्तान की सिचुएशन को पाकिस्तान के लेंस से देखना चाहिए। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि एक इंटरनेशनल फेम के प्रोफेसर साहब जो हैं वो पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर जो है वो कमेंट कर रहे हैं। जब से मुनीर ने ट्रंप के लिए डाकिए का काम शुरू किया है, तब से ये बात जिनपिंग को पसंद नहीं आई। मुनीर दो तरफ से डॉलर कमाना चाहता था, लेकिन चीन ने अब पाकिस्तान को भीख देने पर रोक लगा दी है। चाइना के अंदर हुआ क्या, चाइना में बात क्या हुई है? चाइना के अंदर बात ये हुई अजीजा नेमन कि चाइना ने ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या दिया है, पहले उसके ऊपर गौर कर लीजिए। चाइना ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि चाइना स्टैंड्स रेडी टू फर्दर एडवांस द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड पुश फॉरवर्ड मेजर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स बिटवीन द टू कंट्री। देखें, बात यह है कि चाइना ने की यहाँ पे टेक अवे क्या है स्टेटमेंट में भी ऑफिशियली, हमारी जो अंदर की खबरें उसके ऊपर इसके फौरन बाद में आता हूं। की टेक अवे ये है कि चाइना ने कहा है कि हम रेडी हैं लेकिन कमिटेड नहीं है। क्यों नहीं कमिटेड भाई, क्या रोला पड़ गया है? पहले तो रॉ जो हमारे पास इंटेल है कंफर्म्ड वो आपको बता दें। चाइना ने, पाकिस्तानियों ने मजीद हमेशा की तरह जाके कशकोल फैलाया, पैसा मांगा। आसिम मुनीर भी ईरान से दौड़ा दौड़ा वहां पे गया, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को खुश किया कि माई बाप हम ईरान के साथ बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, आपके इंटरेस्ट हम लुक आफ्टर कर रहे हैं, मेहरबानी करें कोई डॉलर ढीले करें, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बंद पड़ा हुआ है वो जरा खोलें, हमारे ऊपर मेहरबानी करें, डॉलर दो ना जनाब। चाइना ने आगे से इनकी कहा कि हाँ गुड शाबाश, अच्छा काम किया तुमने, है तुम जो है वो वहां पे अच्छा पीस मेकर जो तुम कहानियां कर रहे हो, अच्छी कर रहे हो, करते रहो कहानियां, होना कुछ नहीं है, असल में तो गेम हमारे पास है। चाइनीज बड़ा सटल खेलते हैं। पाकिस्तान में खाने के लाले पड़ गए हैं। पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है, पीने का पानी नहीं है, खाने को रोटी नहीं है। हमारा जो बच्चा पैदा होने वाला, दुनिया में आने वाला ना, वो भी कर्जदार है। अगर वो मुसलमान के लिए अच्छे हों तो इंडिया में क्यों रहें? उनका मुल्क क्या बेकार है? आईटी के जैसे कोर्सेज हैं, सबसे मतलब कि इंडिया आ गया, और यहाँ पाकिस्तान में पेट्रोल आए 2 दिन गुजरते हैं और इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, और इंडिया में 3 साल में सिर्फ एक बार बढ़ता है। हाँ, इंडिया क्यों? क्योंकि काफ़ी वहाँ पे जो है उन्होंने फैसिलिटीज दे दी हुई हैं। नहीं कहते हैं कि मोदी बुरा है या अच्छा है, हमारे पास ये कोई नहीं, लेकिन वो अपनी जो है यूनिटी है, कंट्री है, उसके लिए साथ लॉयल है। पेट्रोल की कीमत काफ़ी उधर वहाँ पे कम है, और साथ में जो है ट्रेन हैं, पानी वाली ट्रेन चला ली उन्होंने। पाकिस्तान में तरक्की हो सकती है अगर करना चाहें मरीम नवाज साहिबा, ठीक है। और बाकी है कि काफ़ी कुछ किया उन्होंने, नज़र भी आ रहा है, लेकिन ये है बाहर भी आता जाता हूँ तो उस वाले से आईटी की जो इंडस्ट्री है ना, वो हमारे पड़ोस में ज़्यादा है। आसिम मुनीर के पास न पब्लिक का सपोर्ट है, न चीन का हाथ अब बरकरार है, ना ही गोला बारूद है। मुनीर या तो भागेगा या मरेगा। अमेरिका ने हॉर्मुज में हेलफायर मिसाइल कर ईरान को बहुत भड़का दिया है। ईरान ने अमेरिका के ड्रोन को मार गिराया है। हॉर्मुज के बाद अब ओमान की खाड़ी में बारूदी सुरंगें मिलने से समंदर का रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया है। ओमान ने बारूदी सुरंगों को लेकर वार्निंग भी जारी कर दी है। ट्रंप ने बेहद सख्त तेवर दिखाते हुए 24 घंटे में ईरान को यूरेनियम और हॉर्मुज पर फैसला करने के लिए कह दिया है। अगर ईरान ने बात नहीं मानी तो फिर बहुत बड़ा हमला अमेरिका करेगा। लेबनान में भी युद्ध बहुत बढ़ गया है। इजराइल ने साउथ लेबनान के सबसे बड़े किले पर कब्जा कर लिया है। 24 घंटे 1440 मिनट 86,400 सेकंड। ईरान के पास इतना ही टाइम है, वरना ट्रंप ईरान को उड़ा देंगे। ये ट्रंप की नई गाइडलाइन है। ईरान अगर डील नहीं करेगा तो दुनिया इतिहास के सबसे विनाशकारी हवाई हमले में से एक की गवाह बनेगी। ये बात भी खुद ट्रंप ने फ्लोरिडा में कही है, जहां वो वीकेंड बना रहे हैं। ट्रंप जिस विनाशकारी तबाही की बात कर रहे हैं, उसका पहला ट्रेलर भी आ चुका है। हॉर्मुज में अमेरिकी नेवी ने डिस्ट्रॉयर से एक हेलफायर मिसाइल एक कमर्शियल जहाज पर चलाई है।
यह मिसाइल अटैक उस वक्त हुआ जब ट्रंप कहते हैं हॉर्मुज पर ईरान उनकी शर्तें मानने को तैयार हो गया है। अमेरिका ने हॉर्मुज में जिस जहाज को हेलफायर मिसाइल से निशाना बनाया वो लियान स्टार जहाज है। यह फारस की खाड़ी से ईरान जा रहा था। अमेरिका का दावा है कि जहाज लियान स्टार ने अमेरिकी ब्लॉकेड को तोड़ने की कोशिश की। जहाज के क्रू को वहां मौजूद अमेरिकी नेवी ने 20 बार वार्निंग दी, जिसके बाद भी जहाज नहीं रुका तो अमेरिका ने इंजन रूम में मिसाइल फायर कर दी। अमेरिका ने इसी के साथ हॉर्मुज में टर्म और कंडीशन बदल दी है। अमेरिकी नेवी अब किसी जहाज को यहां सुरक्षा गारंटी नहीं देगी। जो जहाज नियम तोड़कर आगे बढ़ेगा उसे अमेरिका वहीं उड़ा देगा। अमेरिका की हेलफायर मिसाइल अचूक निशाने के लिए जानी जाती है। यह 500 मीटर से 11 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन को तबाह कर सकती है। यह 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दुश्मन पर हमला करती है। मिसाइल का वजन 45 से 49 किलो के बीच है, जिसमें करीब 8 से 9 किलो का वॉरहेड लगा हुआ होता है। हेलफायर मिसाइल को MQ-9 रीपर ड्रोन, प्रीडेटर ड्रोन और अपाचे हेलीकॉप्टर से दागा जा सकता है। यह दुश्मन की नेवी के युद्धपोत, बख्तरबंद गाड़ियों, सैन्य वाहनों और लॉन्चर्स को तबाह करने की ताकत रखती है। हेलफायर मिसाइल में शेप्ड चार्ज्ड और टेंडेम चार्ज जैसे वॉरहेड लगे होते हैं। दुश्मन के भारी भरकम टैंक को यह चंद मिनटों में पिघलाकर नष्ट कर सकती है। ट्रंप के नेवी ने ईरान जा रहे जहाज पर जो मिसाइल दागी है उसकी कीमत 1,25,00,000 रुपए है। ट्रंप एक बार फिर युद्ध की भाषा क्यों बोल रहे हैं? बार बार बयान क्यों बदल रहे हैं? क्या ट्रंप को लगता है डील वाले पर्चे में कहीं कुछ ऐसा लिख गया है जो अमेरिका के हित में नहीं है? ट्रंप ने डील वाले पेपर में 2 पॉइंट की भाषा बदलने का नया फरमान जारी किया है। एनरिच्ड यूरेनियम पर, दूसरा हॉर्मुज पर। ट्रंप ने ईरान पर और सख्त शर्तें लगाने का निर्देश दिया है। ट्रंप को डील वाले पर्चे की भाषा अचानक क्यों बदलनी पड़ी? ईरान ने बातचीत की शुरुआत में कहा था वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। तब अमेरिका ने सवाल किया था अगर ईरान परमाणु हथियार खरीद लेता है तो क्या होगा? ट्रंप का दावा है कि अब ईरान की भाषा बदल गई है। वो कह रहा है कि सैन्य परमाणु हथियार न विकसित करेगा न खरीदेगा। इसमें टेक्निकली ईरान के पास यूरेनियम एनरिच्ड करने का विकल्प खुला है। ट्रंप इसे ही बंद करने के लिए मसौदे में बदलाव करवा रहे हैं। ईरान ने बदले हुए मसौदे का जवाब देने के लिए 3 दिन का टाइम मांगा है। उससे पहले ही ईरान के एक धड़े ने ट्रंप की डिमांड खारिज कर दी है। IRGC ने एनरिच्ड यूरेनियम नष्ट करने या अमेरिका को सौंपने वाले प्रस्ताव को रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। मुस्तबा के करीबी IRGC के हार्ड लाइनर टॉप कमांडर अब दावा कर रहे हैं एनरिच्ड यूरेनियम ईरान की सुरक्षा गारंटी है। ईरान किसी भी सूरत हाल में इसे अमेरिका को नहीं सौंप सकता, न ही नष्ट करने के लिए दे सकता है। इसका सीधा मतलब ईरान या तो एटमी टेस्ट करने के बहुत करीब है, या तो वो मान रहा है कि एटम बम बनाना अब उसके लिए सिर्फ वक्त की बात है। ईरान के पास जो 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम है, उससे 5 से 7 परमाणु बम बन सकते हैं। अगर ईरान के हाथ एक बार परमाणु हथियार आ गया तो फिर मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल का दबदबा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। Would you be comfortable with Russia or China taking their stockpile of highly enriched uranium, and have they offered to do that? No, I wouldn't be comfortable. That would not make me comfortable. Is the U.S. considering easing sanctions on Iran to allow Iran to sell its crude to market? No, we're not talking about any easing of sanctions or giving money. No sanctions, no money, no nothing. We have control of money that they claim is theirs.
we'll keep control of that money. And when they behave properly and when they do what's right, we'll let them have their money. But right now we're not doing that, and it's not, one thing is not contingent on the other. हॉर्मुज पर भी जो पर्चा बना है उस पर भी ट्रंप नए बदलाव करा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका जो कह रहा है ईरान उसके बिल्कुल उलट समझ रहा है। ट्रंप के मुताबिक ईरान भ्रमित है। ईरान के मुताबिक ट्रंप और उनकी कैबिनेट आज कुछ और कल कुछ और कह रही है, डील से भागने की कोशिश कर रही है। ईरान अमेरिका दोनों के बीच गफलत कहां है? अमेरिका कह रहा है कि ईरान ने हॉर्मुज खोलने की शर्त मान ली, टोल न लेने की बात कबूल ली, माइंस हटाने की शर्तें भी मान ली। ईरान कह रहा है कि हॉर्मुज में जो भी जहाज जाएगा उसकी जांच करने का अधिकार उसे है, उन पर प्रतिबंध लगाने का हक भी उसे इस डील में दिया गया है। ईरान ने इस बीच एक और बड़ा गेम ओमान की खाड़ी में शुरू कर दिया, उससे ट्रंप हक्का बक्का रह गए। ईरान पहले हॉर्मुज स्ट्रेट में बारूदी सुरंगें समंदर के अंदर बिछा रहा था, अब उसने वही काम ओमान की खाड़ी में शुरू कर दिया। ओमान की खाड़ी में पहली बार नई बारूदी सुरंगें मिली हैं। ये ईरान के माहम 3 जैसी दिखती हैं, जो 300 किलो विस्फोटक से भरी हो सकती हैं। अगर कोई जहाज इनके ऊपर से जाता है तो समंदर में उसका तबाह होना पक्का है। मतलब हॉर्मुज के बाद ओमान की खाड़ी में भी ईरान का ही सिक्का चलेगा। ओमान ने चिट्ठी लिखकर फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी तक आने वाले जहाजों को वार्निंग जारी की है। चिट्ठी में कहीं इस बात का जिक्र तक ओमान ने नहीं किया कि ईरान उनके इलाके वाले समंदर में बारूदी सुरंगें नहीं डाले। यही वो इलाका है जहां अमेरिका ने ईरानी जहाजों की नाकेबंदी कर रखी है। ऐसे में ओमान और ईरान का एकजुट होना वहां मौजूद अमेरिकी नेवी के लिए खतरे की घंटी है। अमेरिका ने अब एक नया हथियार हॉर्मुज के पास उतारा है, जो ईरान का दिमाग कुछ ही सेकंड में ठीक कर देगा। यह हथियार दानवों की तरह आग उगलता है। 300 यार्ड की दूरी से ही वहां मौजूद दुश्मन को भस्म करने की ताकत रखता है। अमेरिका की यह युद्ध मशीनरी समंदर के किनारे से भी अटैक करती है और समंदर के बीच से भी दुश्मन को जलाकर राख कर देती है। ये दुश्मन की स्पीड अटैक बोट और शिप पर आग की मोटी लौ फेंकती है। इससे उन बोट और शिप में मौजूद सैनिकों का बचना नामुमकिन हो जाता है। अब अगर जंग छिड़ी तो अमेरिका ऐसे ही नए जमाने के हथियारों से ईरान को उड़ाएगा। ट्रंप डाल डाल तो ईरान पात पात वाली कहावत इस वक्त युद्ध के मैदान में दिखाई दे रही है। ट्रंप आग उगलने वाले हथियार दिखा रहे हैं तो ईरान मच्छर फ्लीट लेकर तैयार है। ईरान की 27 रजब कैटेगरी की फास्ट अटैकिंग स्पीड बोट को मच्छर फ्लीट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हॉर्मुज में इन्हें सैकड़ों की तादाद में एक साथ छोड़ता है और ये लंबे चौड़े समंदर में मच्छरों जैसे दिखाई पड़ते हैं। ये छोटी और खतरनाक स्पीड बोट 3 मीटर चौड़ी पानी की लहरों को झेल सकती है। बहुत ही तेजी के साथ समंदर में जा रहे जहाजों को घेरती है और उस पर कब्जा कर लेती है। ईरान की मच्छर फ्लीट में शामिल हर एक स्पीड बोट में 2 क्रूज मिसाइलें फिट हैं, जो 700 किलोमीटर दूर दुश्मन के जहाज को उड़ा सकती हैं। हॉर्मुज और फारस की खाड़ी में बीते 3 दिन में जो हमले हुए हैं, उससे सीज फायर टूटने की आशंका गहराती जा रही है। ईरान की IRGC फारस की खाड़ी में अमेरिका के MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन को मार गिराया। एक दिन पहले MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया था। 24 घंटे पहले ईरान ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें अमेरिका का F-22 रैप्टर धू धू कर जलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ईरान अमेरिका के बीच हमले इस तेजी से बढ़ रहे हैं तो डील पर संकट बढ़ना तय है। Target damaged. Target destroyed. न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के हार्ड लाइन, जिसमें IRGC के बड़े कमांडर शामिल हैं, वो नहीं चाहते कि शांति समझौता हो। वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए युद्ध को फिर भड़काना चाहते हैं।
जबकि तेहरान की लीडरशिप चाहती है कि अमेरिका से डील हो जाए और बम गोले चलना बंद हो जाएं। इजराइल लेबनान का सीज फायर भी टूट चुका है, फायर ही फायर चल रहा है। इजराइल साउथ लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के साथ साथ हवाई फायर भी जमकर कर रहा है। इजराइल को अब यहां हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई में बहुत बड़ी बढ़त मिली है। साउथ लेबनान के निबातियेह में इजरायली सेना ने ब्लूफोर्ट महल पर कब्जा कर लिया। कई दशक से इस पुराने राजमहल पर हिजबुल्लाह के आतंकवादियों का कब्जा था। 72 घंटे की लड़ाई के बाद अब यहां इजराइल का कब्जा है। ब्लूफोर्ट महल पर कब्जे से इजराइल को बहुत बड़ा रणनीतिक फायदा मिला है। अब यहां से इजराइल के सैनिक आसपास के पूरे इलाके को मॉनिटर कर सकते हैं, हिजबुल्लाह और उसके समर्थकों की गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं। ब्लूफोर्ट का किला साउथ लेबनान में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बना है। 26 साल की लड़ाई में इजराइल की यह सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। ब्लूफोर्ट किले को हिजबुल्लाह की सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक संपत्तियों में से एक माना जाता है। ये मेटुला और गलीली प्रायद्वीप के सभी समुदाय पर निगरानी और सर्वेक्षण प्रदान करता है। इसकी लोकेशन ने हिजबुल्लाह को उत्तरी समुदाय और आईडीएफ बलों की ओर गोलीबारी और निर्देशित करने की क्षमता प्रदान की। हालांकि आज हम पुष्टि करते हैं कि बलों की ऊंचाइयों पर परिचालन नियंत्रण हासिल कर लिया है। नेतन्याहू इस वक्त 2 फ्रंट पर ग्राउंड ऑपरेशन चला रहे हैं। गाजा में 70% जमीन कब्जाने का टारगेट है। साउथ लेबनान में पहले लितानी नदी तक कब्जा करने का आदेश इजरायली सैनिकों को मिला था। अब इजराइल ने टारगेट जहरानी नदी तक कर दिया है। साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह को मिटाने और उसकी जमीन कब्जाने के बाद भी नेतन्याहू रुकने वाले नहीं है। इजराइल का अगला प्लान तैयार है। लेबनान की राजधानी बैरूत के साउथ में बसा दहिया इलाका इजराइल को बहुत खटक रहा है। बैरूत के दहिया को हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। इजराइल के रक्षा मंत्री का दावा है कि जब तक दहिया को जमींदोज नहीं कर देंगे, लेबनान पर बमबारी नहीं रोकेंगे। हम शटूला में उत्तरी सीमा पर हैं और हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हम दहिया को पूरी तरह से नष्ट करना होगा। मैंने पिछले युद्ध विराम का विरोध किया था और आज मैं यही कह रहा हूं कि हमें इसे पूरी तरह से नष्ट करना होगा। आईडीएफ अपना काम कर रही है। शुक्र है पिछले कुछ हफ्तों में हिजबुल्लाह के 600 से ज्यादा सदस्य मारे गए हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो दहियेह है। हमें दहियेह पर कब्जा करना होगा, उसे पूरी तरह से नष्ट करना होगा, उसे नष्ट करना होगा और फिर से नष्ट करना होगा। हिजबुल्लाह दहियेह में है, दहियेह में हिजबुल्लाह को नष्ट करो। दहियेह को पूरी तरह से नष्ट करने का समय आ गया है। हम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सम्मान करते हैं। हमें साझेदारी के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन सैनिकों और नागरिकों को नुकसान पहुंचाना एक लक्ष्मण रेखा है और दहियेह को पूरी तरह से नष्ट करना ही होगा। मिडिल ईस्ट का महायुद्ध रोकना न ट्रंप के बूते की बात है, न अमेरिका के हथियारों में इतना दम है। ट्रंप को बस युद्ध से निकलने का बहाना चाहिए। उनके जाने के बाद भी इजराइल, ईरान, यूएई, सऊदी अरब सब अपने अपने युद्ध लड़ते रहेंगे, क्योंकि यहां लड़ाई नफा नुकसान से ज्यादा अस्तित्व की है।